Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। ये टॉपिक आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बच्चों को इस टॉपिक में काफी प्रॉब्लम आती है और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इवन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आज तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तब भी मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको सारी चीजें इसमें समझ में आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज रंजन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, दैट इज फंक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि जरा इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं जिससे आप इसको थोड़ा रिलेट करा सको कि इवन जनरल अगर हम लोग देखें अपने डेली लाइफ में भी हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि फंक्शन की मीनिंग क्या है, वहां पे फंक्शन कैसे रिलेट करता है। आइए देखते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक में आ जाऊंगा तो आप उसको अगर अभी तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप रिलेट नहीं कराए तो कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान समझिएगा। मानिए मेरे पास एक जूसर है। अब उस जूसर में मैंने ऑरेंज डाला, पोमेग्रेनेट डाला। अब पोमेग्रेनेट मतलब अनार, ये डाला। तो अगर मैं जूसर में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जूस मिलेगा। ये मेरा इनपुट हो गया, दैट इज आवर इनपुट। इनपुट में आपने डाला तो आउटपुट में आपको क्या मिला? आउटपुट में हमें जूस मिला। या तो ऑरेंज जूस मिलेगा, अगर पोमेग्रेनेट डालोगे तो आपको पोमेग्रेनेट जूस मिलेगा। अब सुनिए, अगर आपने थोड़ा सा वो जो गन्ने वाली मशीन होती है, जो फ्लाई भी लगा होता है, जिसमें जब उसमें हम चलाते हैं तो साइड में हमारे कुछ वेस्टेज भी निकलता है, वो हमारे काम का नहीं है। तो कुछ हमारे काम का होगा जिसे हम आउटपुट बोलेंगे, और जो हमारे काम का नहीं होगा वो वेस्टेज में निकल जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा आप सेट से समझने की कोशिश कीजिए। जो आपने इनपुट डाला वो हमारा यहाँ पे सेट ए होगा। क्या होगा? सेट ए, जो आपने इनपुट डाला, ठीक है। और जो आपको आउटपुट मिला वो हमारे सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज डाला, यहाँ पे पोमेग्रेनेट था, है ना, पोमेग्रेनेट मैंने लिया, यहाँ मुझे जूस मिला, तो मान लेते हैं ऑरेंज जूस या पोमेग्रेनेट जूस, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ वेस्टेज भी मिला, हमें कुछ वेस्टेज भी मिला। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ ये इससे रिलेटेड है, यहाँ ये इससे रिलेटेड है, और कुछ वेस्टेज हमें मिलेगा जो हमारे काम का नहीं है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये एक मशीन की तरह काम किया जिसमें आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिला। समटाइम्स कुछ आउटपुट में जो चीजें होंगी हमारी वेस्टेज होगी, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगी। इसका मतलब मैं आपको इस पॉइंट पे इंडिकेट करना, मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ इस पॉइंट को, कि हो सकता है सेट बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो हमारे काम के ना हो, तो वो किसी से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। फंक्शन एक्चुअली में है क्या? फंक्शन एक्चुअली में यही है, एक रूल। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और मैथमेटिकल वे में थोड़ा समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मशीन, ठीक है, और उसमें मैं जो इनपुट देता हूं वो इनपुट में कुछ दूंगा, जैसे मैं एक्स की वैल्यूज दूंगा, और यहाँ पे जो मशीन है वो क्या करता है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक्स बराबर 1 दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 मिलेगा। वाई हमें क्या मिलेगा? 3। अगर मैंने मान लीजिए इसको x1 y1 बोल देते हैं, x2 यहां मैंने दे दिया 3 दे दिया मान लीजिए, तो आपको y2 में क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, दैट मींस 11। तो आप इनपुट देते जाओगे, आउटपुट मिलता जाएगा। ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है। और ये जो रूल है, ये रूल एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। जो एक्स की वैल्यूज को या एक्स की वैल्यूज को किसी और वैल्यूज से रिलेट करा रहा। तो एक जो इधर होगा उसे सेट ए बोलेंगे, और ये जो होगा उसे हम लोग सेट बी बोलेंगे। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, क्योंकि जब आपने उसमें इनपुट दिया है तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, समटाइम्स कुछ वेस्टेज होगी, तो सेट बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा आप नोट करिएगा, ठीक है। अब चलिए अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, और वहां से मैं आपको और अच्छी डिटेल में समझाता हूँ। तो हमारी जो डेफिनेशन आई देखिए, डेफिनेशन में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। उसके बाद आप फंक्शन और मैपिंग, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग फंक्शन, मैपिंग, करस्पॉन्डेंस, मैप, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, हम सबसे बोल सकते हैं। चाहे आप ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे वो बोलो। एफ फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने आपको पहले बताया इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन
में कुछ स्पेशल होगा तब हम उसे फंक्शन कहेंगे, लेकिन है तो रिलेशन ही, तो ये एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होगा। अच्छा, रिटर्न एज, अब इसको रिटर्न कैसे करते हैं, ऐसे, ये वही है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या कुछ आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा नोटेशन, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या इसी को हम लोग बोलते हैं एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी, अगर बी से ए होता तो हम बोलते हैं एफ मैप्स बी टू ए। इज अ रूल, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक रूल, एक रूल, बाय विच each element of x belongs to A is associated to a unique element of y belongs to B। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये तो डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें मैंने अंडरलाइन भी किया। एक बात तो ये देखिए, ईच एलिमेंट, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूनिक, यूनिक की यहाँ पे क्या मीनिंग है, इसे हमें समझना है, एंड दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिक की मीनिंग क्या है। देखिए बिल्कुल फीलिंग आएगा, परेशान मत होइए, बस 5 मिनट्स के अंदर आप बिल्कुल फंक्शंस की आपको फीलिंग आ जाएगी, और आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया है तो वो फंक्शन है कि नहीं, आप तुरंत देख के बता लोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए पहले मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाता हूँ, यूनिक की मीनिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सपोज यहां पे है रणबीर कपूर जी, इस सेट में जो हमारा पहले मेंबर है दैट इज रणबीर कपूर। अब यहाँ पे एक हीरोइन है सेट बी में, ये सेट ए है और ये सेट बी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली हीरोइन है, समझ गए आप लोग, दीपिका पादुकोण। अच्छा, जो दूसरी हीरोइन है वो मान लेते हमारी कैटरीना कैफ जी है, ठीक है। और जो तीसरी हीरोइन है मान लेते हैं आलिया भट्ट जी, ठीक है। तो ये 3 हीरोइन है। अब यहाँ पे जो रूल डिफाइन किया गया है वो है इट इज अ स्पेशल पर्सन, क्या, इट इज अ स्पेशल पर्सन। तो अब सुनिएगा, मान लेते हैं कि इनकी जो स्पेशल पर्सन है वो दीपिका पादुकोण भी है, समझते चलिएगा। अब कैटरीना कैफ भी है और आलिया भट्ट भी है। अगर ये तीनों हुए तो इनकी क्या हालत होगी, समझ रहे हैं, किसी से सैंडल खाएंगे, किसी से जूता खाएंगे और किसी से चप्पल, सब खाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक चीज वायलेट हो रही है, क्या वायलेट हो रही है, दैट इज यूनिकनेस। यूनिक भाई देखिए, अगर स्पेशल पर्सन है तो वो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इनका क्या है, इनका ये भी है, ये भी है, ये भी है, दैट मीन्स इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यूनिकनेस की मीनिंग क्या होगी कि सिंगल। हाँ, ये आप कह सकते हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे रणबीर कपूर जी हैं और यहाँ पे आलिया भट्ट जी, ठीक है, और दीपिका पादुकोण, और ये जो आपकी आलिया भट्ट, इसको नीचे लिख देते हैं, और के से कैटरीना कैफ मान लीजिए। तो अब ये इनके साथ अगर रिलेटेड है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये यूनिक है, क्योंकि ये यूनिकली रिलेटेड है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे सलमान खान जी आ जाते हैं, ठीक है। सलमान खान जी कैटरीना कैफ के साथ रिलेटेड है मान लीजिए, तो ये भी अभी भी यूनिक है, क्यों, क्योंकि रणबीर कपूर इनके साथ, सलमान खान इनके साथ, ये यूनिकनेस की मीनिंग होती है। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा यूनिक की मीनिंग क्या है। अच्छा, ईच एलिमेंट मतलब क्या है, वही जो मैंने आपको इनपुट बताया था कि इनपुट सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट में हो सकता है ऐसा कुछ, ऐसा वेस्टेज, जो मैंने आपको जूसर का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो वेस्टेज हो सकता है मिल जाए, और वो खाली हो सकता है, ठीक है। अब इस सारी बातों को हम लोग समअप करते हैं। देखिए ईच एलिमेंट मतलब यहाँ पे कोई खाली नहीं रहेगा, और दूसरा कि यूनिक की मैंने आपको मीनिंग समझाने की कोशिश की। अब इस सारी चीजों को मैं समअप करता हूँ और आपको एक लास्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ये सब भूल जाओ, लेकिन अगर आपको वो एग्जाम्पल याद है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि वेदर द रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। अब उसको आप ध्यान से समझिएगा और बहुत मजा आने वाला आपको। चलिए देखिए, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ईच एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट के लिए बात हो रही है। दूसरा हमने क्या बोला, यूनिक, क्या बोला मैंने, यूनिक, आपको यूनिकनेस भी समझनी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक मस्त सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा और आप पहचानिएगा कि हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन है भी कि नहीं। आइए देखते हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये लीगल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ठीक है, और आप मुझे बताइएगा एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो मैं 2 कंडीशन बना रहा हूं, देखिए ये है, एक है आपके ठीक है, हैंडसम राम एंड लखन जी, ठीक है, सुनते रहिएगा। और एक है मिस्टर एक्स, एक है आपके मिस्टर एक्स, ठीक, दिस इज मिस्टर एक्स। अब समझिएगा,
ये एक दिन आए ये दोनों एक साथ और इनको डैडी कहने लगे, मतलब इन्होंने भी इसको डैडी बोला और इन्होंने भी इसको डैडी बोला, तो ये एक्सेप्टेबल है? तो आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा भाई? हो सकता है किसी डैडी के 2 चिल्ड्रन, इवन 3, 4, 5 हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। चलिए, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न वो ये है कि हो सकता है भाई एक डैडी के एक चिल्ड्रन, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अब देखिए सेकंड केस, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब इसमें क्या है सुनिएगा, इसमें ये राम जी हैं, ये राम जी, ठीक है, और एक है आपके मिस्टर एक्स और एक है आपके, मान लेते हैं मिस्टर वाई। अब सुनिए, ये एक दिन आए राम जी और ये कहने लगे ऐसा है डैडी मुझे आइसक्रीम दिलाइए, क्या दिलाइए? आइसक्रीम। और इनसे कह रहे हैं डैडी ऐसा है मुझे चाउमीन खिलाइए, फास्ट फूड खाना है। अब देखिए, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? सोच के देखिए जरा, मतलब एक ही चिल्ड्रन के 2 डैडी, ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये एग्जांपल आपको पहले अपने दिमाग में बैठा लेना है कि एक डैडी के 1 से ज्यादा चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लेकिन सिंगल चिल्ड्रन के 1 से ज्यादा डैडी कभी नहीं हो सकते। अब क्या है सर आप ये क्यों बता रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपके लिए 2 सेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 2 सेट। और देखिए इस एग्जांपल से मैं कैसे रिलेट कराता हूँ। तो पहली चीज, मैं आपके लिए कुछ 3-4 एग्जांपल्स ले रहा हूं, मैं कुछ रिलेशन बना रहा हूं और आपको पहचानना वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है? वैसे ढेर सारे बन सकते हैं, चलिए इतने काफी होंगे। तो ये मैं बोल रहा हूं रिलेशन 1, ठीक है? आपको चेक करना है ये फंक्शन होंगे कि नहीं। रिलेशन 3, रिलेशन 4, रिलेशन 5। अब देखिए यहाँ पे ये पहला सेट ए बोलूंगा, दूसरे को मैं सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए, सेट बी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेट ए को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको चिल्ड्रन सेट मतलब चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करना है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो चिल्ड्रन की तरह आप ट्रीट करोगे। और सेट बी के एलिमेंट्स को ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सेट ए के एलिमेंट्स है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? चिल्ड्रन सेट, ठीक है? इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? चिल्ड्रन, ठीक है? तो उसको नाम दे दे रहे हैं चिल्ड्रन सेट। और ये वाले जो होंगे इनको डैडी सेट, ठीक है? डैडी सेट, ठीक है? ये आपको मैंने एग्जांपल बताया, इसको सब रिलेट कीजिएगा। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ, मैं कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूँ और आप बताइएगा वो रिलेशंस फंक्शन होंगे कि नहीं, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ चुके हो। लेकिन जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उससे आप बहुत आसानी से रिलेट करा लोगे, ठीक? मैं पहले कुछ लिख देता हूँ एलिमेंट्स, ए बी सी 1 2 3 4, ए बी सी, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ए हमारा 1 पे गया, बी हमारा 2 पे गया, सी हमारा 3 पे। ए 1 पे गया, बी 2 पे गया, सी 3 पे गया। ए 1 पे गया, ए 2 पे गया, ए 3 पे गया, ए 4 पे गया। ए 1 पे गया, बी 1 पे गया, सी 1 पे गया। और ए हमारा मान लीजिए 1 पे गया, बी हमारा मान लीजिए 1 पे गया, सी हमारा मान लीजिए 2 पे गया, ठीक है? तो मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स आपको बनाया। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से फंक्शन है कौन से नहीं। चलिए अब एग्जांपल देखिएगा, 2 बातें आपको चेक करनी है। एक तो यूनिकनेस मतलब आपको मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट एक ही के साथ एक के साथ कहने का मतलब ये कि उसकी इमेज यूनिक हो, क्या हो? इमेज क्या हो? यूनिक हो। मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब इस एग्जांपल्स कैसे रिलेट होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इस सेट की बात करें तो मैंने पहले बताया ये चिल्ड्रन सेट है और ये डैडी सेट है। अब जरा सोचिए, ये एक चिल्ड्रन के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पप्पा, अबे 4 डैडी कैसे हो जाएंगे? पॉसिबल है? तो आंसर इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप तुरंत बिना सोचे तुरंत आप इसको क्या कर दोगे? तुरंत आप कर दोगे कट। रीजन, यहाँ पे यूनिकनेस वाला रूल वायलेट हो रहा है। और दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब जरा आप इमेजिन कीजिए, इस वाले सेट में चिल्ड्रन
जो चिल्ड्रन है तो उसके पापा होंगे कि नहीं, मानते कि नहीं? अरे यार चिल्ड्रन है तो उसको किसी ना किसी साथ तो रिलेट होना पड़ेगा, उसके डैडी तो होंगे, तुम लोग किसी ना किसी साथ तो रिलेट हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक बात बताइए, यहाँ पे तो खाली, यहाँ पे खाली हो सकता है भाई, डैडी है जरूरत नहीं कि चिल्ड्रन हो सकता है ना हो चिल्ड्रन, लेकिन अगर चिल्ड्रन है तो 110% डैडी होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे तो दोनों रूल वायलेट हो गए, क्योंकि चिल्ड्रन है, डैडी का आता पता नहीं, ये पॉसिबल नहीं। दूसरा, एक ही चिल्ड्रन के इतने सारे डैडी नहीं हो सकते, दोनों रूल यहाँ पे वायलेट कर गए, एक यूनिकनेस वाला और यहाँ पे ये सारे के सारे एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों रूल, क्योंकि ईच एलिमेंट होना चाहिए, तो इसकी इमेज नहीं, इसकी इमेज नहीं है, तो दोनों रूल वायलेट हो गए। अब इधर आई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए बी सी, ध्यान देखिए यहाँ पे एक रूल तो वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि सबकी इमेज मिल जाएगी, यहाँ कोई खाली नहीं है। अब दूसरी चीज देखिए, इसके भी डैडी 1, बी के डैडी भी 1, सी के डैडी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है तीनों भाई हो। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, देखिए ए के डैडी 1, बी के डैडी 1, सी के, ये तो पॉसिबल है कि 3 चिल्ड्रन के सेम डैडी हो, या आप उल्टा देखो एक डैडी के 3 चिल्ड्रन, ये पॉसिबल है। और यहाँ पे कोई एलिमेंट क्योंकि खाली नहीं है, इसलिए R2 फंक्शन हो जाएगा, R2 इज अ फंक्शन। अच्छा अब इधर देख रहे हैं, एक ही एग्जांपल से आपका सारा काम हो रहा है। अब इधर आइए, तो पहली बात यहाँ सब रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 के 2 चिल्ड्रन पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 चिल्ड्रन के सेम डैडी पॉसिबल है, सी के डैडी 2 है, तो यहाँ पे यूनिक इमेज है, देखिए ए की इमेज 1, बी की इमेज 1, सी की इमेज 2, तो ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप खुद बताइए, तो आंसर है ये भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो 2 रूल है वायलेट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आइए, और ये भी आपका हो जाएगा, देखिए चेक कीजिए, इजिली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा मैं अगर आपसे थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करना चाहूँ R2 को, जस्ट समझाने के लिए, कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ये, मान लीजिए इससे रिलेटेड ना होता, तब हम आप बता सकते होगा कि नहीं, तो आंसर बिल्कुल सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे देखिए सी खाली बैठ गया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हो गए, तो इसको हम लोग आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा 12th का, तो इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट देखिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो, या चलिए इसी में बात करते हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट आप देखिए खाली नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 एलिमेंट खाली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसे में आपको बोलते हैं इनटू मैप। क्या बोलते हैं? इनटू मैप। और अगर सब एसोसिएटेड होते हैं, सब जैसे ही, तो इसको हम लोग ऑन टू मैप बोलते हैं। अच्छा दूसरा, यहाँ पे इसकी इमेज 1 है, ठीक है, इसकी इमेज 1 है, तो इन 2 एलिमेंट की इमेज सेम है, तो इसे बोलते हैं मैनी 1। क्या बोलते हैं? मैनी 1। इन दोनों की इमेज क्योंकि सेम है। अगर मैप है तब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, लेकिन यहाँ पे हर एक की एक ही इमेज, मतलब हर एक की देखिए एक तो होनी ही चाहिए, मतलब यूनिकली एक है, तो डैडी किसी के कॉमन नहीं है, सबके डैडी अलग अलग है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं 1-1। तो ये कैसा मैप है? 1-1 on 2। ये कैसा है? ये है आपका मैनी 1 और इनटू, ठीक है। इस तरह यहाँ देखेंगे तो ये 1-1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बचा हुआ है, तो ये इनटू है, तो ये आपका क्या हो गया? 1-1 एंड इनटू में। तो ये सब लोग नॉमेनक्लेचर आगे करेंगे, बस मैं आपको जस्ट अभी एग्जांपल बता दूं, जब आगे पढ़ेंगे तो उसको काफी डिटेल में करेंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है दैट इज इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, या आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, f maps a to b एंड ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि है तो ये रिलेशन ही, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो उसमें जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे? ऑर्डर पेयर। देन ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ। ध्यान दीजिएगा कि बी को, देखिए पहले हमने क्या बोला? ए को, किसकी बात कर रहे हैं? ए को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द प्री इमेज ऑफ बी। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द प्री इमेज ऑफ बी। और बी को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ। बी को क्या बोलेंगे? इट इज द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ, या एफ इमेज ऑफ ए। और इसको हम लोग राइट कैसे करते हैं? वी राइट एज एफ ए इक्वल्स टू बी। तो फिर से देख लीजिए, बी को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ, और सिंपल एफ इमेज ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसे? एफ इमेज ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ इमेज ऑफ ए, ठीक है। और ए को क्या बोलेंगे? ए इज द प्री इमेज ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन द सेट ए इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक डिफरेंस भी है, ये एक डिफरेंस भी है रिलेशन और फंक्शन में। कई बार टीचर पूछते हैं, मैं भी आपको बताता भी हूँ कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली में रिलेशन और फंक्शन में। तो अगर आपको एक डिफरेंस बताना तो आप बता सकते हैं। रिलेशन में जो सेट ए होता है वो डोमेन सेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो सेट ए है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपना डोमेन सेट। और जबकि अगर रिलेशन की बात होती थी तो वहां पे जो हमारा डोमेन सेट होता था, इट इज अ सबसेट ऑफ सेट, है ना।
अच्छा, एंड द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ, तो ये सिमिलरिटी हो गई, सेट बी को कोडोमेन हम यहाँ पे बोल रहे हैं और रिलेशन में भी सेट बी को हमने कोडोमेन बोला था। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या देखा, हमने कोडोमेन की बात कर ली, डोमेन बचा क्या, रेंज, रेंज की बात करते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन द सेट, ध्यान सुनिएगा लैंग्वेज, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस किसकी, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ए के एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस आएंगी, मतलब देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ये ए है, ये मान लीजिए बी है, तो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 है, तो ए 1 पे गया, बी 2 पे गया, सी 3 पे गया, तो आप क्या लिखोगे, एफ ए हमारा क्या मिला 1, एफ बी हमें क्या मिला 2, एफ सी हमें क्या मिला 3, मैं एक रीड भी कर देता हूँ, 3 इज द एफ इमेज ऑफ सी, या सी इज द प्री इमेज ऑफ 3 अंडर द फंक्शन है। अब यहाँ पर रेंज क्या होगी, सुनते रहिएगा, रेंज क्या होगी, जिससे ये एसोसिएटेड है, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली तो बैठेगा नहीं, तो सारे एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, एफ इमेजेस किसकी, एफ इमेजेस एलिमेंट्स ऑफ ए, तो ए के एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस होंगी उसको लिख लीजिए, तो क्या क्या आया है 1 2 3, ये हमारा रेंज होगा, दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है। और सेट भी को हम लोग कोडोमेन सेट बोलेंगे, और यहाँ पे जो पहला सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, डोमेन, मतलब सेट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन सेट। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है, वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप थर्ड वाले नोट को ही आगे कंटिन्यू कीजिएगा, और उसके आगे आप एक चीज और लिख सकते हो, है ना, तो उसको मैं लिख देता हूँ, और वो आप क्या लिख सकते हो, आइए देखें, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये बोला ना, और इमेज सेट ऑफ ए अंडर एफ, ये भी एक कहने का तरीका, इमेज सेट ऑफ ए, सेट ए का, ठीक है, अंडर एफ, तो इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, दैट इज कि एक लाइन में अगर आपको लिखना हो कि हम रेंज ऑफ एफ कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे, एफ ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए, ठीक है, तो ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेजेस, F1 जैसे यहाँ पे एफ ए एफ बी एफ सी, तो ये 1 2 3 आता है, हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है, एक लाइन में आप ये लिख सकते हो, यही आपका क्या है, दिस इज रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग अपना फोर्थ पॉइंट लेते हैं, तो फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, इफ, ध्यान समझिएगा, इफ y is a function of x, y is a function of x, that is y equals to fx, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, y equals to fx। अब जरा मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पे ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लेकिन तभी मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ, ये y is a function of x की मीनिंग होती क्या है, ठीक है, तब हम लोग उसको डिसाइड कर पाएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसलिए। तो मान लीजिए मैंने बोला y is a function of x, ठीक है, या x इज अ फंक्शन ऑफ y, और एक ही एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल्स टू x प्लस 2, ध्यान समझिएगा, y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो ये y है, और y किसके टर्म्स में लिखा है, x के टर्म्स में, तो हम लोग क्या रीड करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, जो राइट में लिखा होगा, जो राइट में लिखा होगा वो उसी का फंक्शन होता है, कौन, जो लेफ्ट वाला है, तो लेफ्ट वाले को हम रीड करेंगे x का फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर होता है z प्लस 2, तो आप बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ z, तो जो राइट हैंड साइड में वो फंक्शन होगा किसका, जो लेफ्ट में। अब जरा इसी एग्जांपल को ध्यान समझिएगा, बताने क्या चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा बिल्कुल, इसी एग्जांपल को, यही सेम क्वेश्चन मैं ये भी लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू, x को सब्जेक्ट बनाइए, y माइनस 2, अब लो, अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब तुम्हें बोलना पड़ेगा x इज अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में होता है फंक्शन होता है किसका, लेफ्ट वाले का, तो एग्जांपल हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो देखिए, अगर आप देखें मेरा एग्जांपल सेम है, मैंने y इक्वल्स टू x प्लस 2 ही लिखा है, बस इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये y माइनस 2 बन गया, लेकिन क्या इन दोनों में, क्या ये दोनों सेम है, आंसर सेम है, क्या ये फंक्शन वाइज अलग है, तो आंसर है हाँ ये अलग है। अब कहें क्या अलग है, क्योंकि आपने फंक्शन तो बताया कि y इक्वल्स टू x प्लस 2 ही है, तो यहाँ अंतर क्या आ गया, किस बात का अंतर आ गया, अंतर क्या आ गया, सुनिएगा ध्यान से, डिफरेंस इसमें ये दिया, एग्जांपल सेम लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, सुनिएगा, यहाँ पे जब मैं अगर आपसे बोलूं चार्ट, आपने 9th क्लास में किया होगा कि मुझे वैल्यू चाहिए, मान लीजिए, तो आप यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y, अब आप बताइए यहाँ पे किसकी वैल्यू आप रखना पसंद करोगे, जाहिर सी बात है x, जो राइट में होता था, तो मान लीजिए मैंने 0 रखा, तो यहाँ क्या मिला आपको 2, मैंने 1 रखा 3 मिला, 3 रखा 4 मिला, ठीक है, 3 to 5, सॉरी दिस इज 5, ठीक है, तो कहने का मतलब ये मिला। तो आप किसकी वैल्यू को, सुनिएगा ध्यान से, किसकी वैल्यू को इंडिपेंडेंटली रख रहे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब होता है सोचना नहीं पड़ रहा, या मुझे इसकी वैल्यू को देखना नहीं पड़ रहा, तो आंसर है x की वैल्यू, इसकी वैल्यू को मैं 0 रख दे रहा हूँ, 1 रख दे रहा हूँ, 3 अपने मन से, लेकिन ध्यान रखिएगा जब 0 रखेंगे तभी y 2 मिलेगा, या मैं ऐसे बोलूं अगर आपको 2 चाहिए, क्या चाहिए 2, हमें क्या चाहिए 2, तो 2 के लिए ध्यान सुनिएगा, 2 के लिए मुझे इसको 0 रखना पड़ेगा तभी मुझे 2 मिलेगा, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x, अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे x को 1 रखना पड़ेगा, दैट मींस ये जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू, ठीक है।
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जब y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं तो x को माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप लोग होशियार हैं, अब आप मुझे जल्दी बताएं। देखिए अब आपको दिमाग में क्या रखना, जो भी राइट हैंड साइड में होगा, जैसे जिसका फंक्शन है, जैसे यहाँ पे x किसका फंक्शन है, y का, तो y का फंक्शन इसका मतलब समझो y की वैल्यू आप इंडिपेंडेंट ही रख लोगे, सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट, और ये कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। तो आपको दिमाग में क्या रखना, जो भी राइट हैंड साइड में होगा, जिसका फंक्शन होगा या जो राइट में होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, और जो लेफ्ट में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो मैंने ऊपर जो लिखा वो लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आप लोग समझदार है, अब आप मुझे बता दीजिए कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट। तो हमें पता है कि y जो है इट विल डिपेंड ऑन x, तो हम लोग लिख सकते हैं देन x इज द राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंडिपेंडेंट, इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड y, अगर मैं y की बात करूं तो y क्या होगा, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक चीज अब आप लोग और समझिए, ये तो हमने एक्स वाई की बात कर ली, हम लोग डोमेन रेंज को एक्स और वाई पे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, ये ए है ये भी है, तो यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे x2 x3 टाइप के, यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे y1 y2 y3 टाइप के होंगे, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ के एलिमेंट्स को हम x बोल रहे हैं और वहां के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, y। तो यहाँ पे जो x है तो हमारे हिसाब से क्या होगा, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, लेकिन एक्स वाई सेट और सेट बी के एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग डोमेन और रेंज की बात भी कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। 5 अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूं तो इफ y equals to fx, y is a function of x, then सुनिएगा ध्यान से, then the set of all values of x, set of all values of x, तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जब आप y equal to fx जब एक रूल लिखोगे, एक रूल होगा जैसे y equals to x square plus 2, है ना। तो जब हम लोग x की वैल्यू रखते रहेंगे y मिलता रहेगा, तो जितनी भी x की वैल्यूज आप रखते जा रहे हो तो उसका एक सेट बना लीजिए, क्या बना लीजिए, सेट। और उसी के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, क्या बोलेंगे, डोमेन। तो if y equals to fx then the set of all values of x is called the domain of f, तो हम लोग उसको df लिख देते हैं। and अब आप लोग होशियार, the set of all values of y, ठीक है, जितनी भी y की वैल्यू पॉसिबल होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, then and the set of all values of y is known as या is called the range, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ f। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारा 6th पॉइंट है, दैट इज अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is called a real valued function। ध्यान दीजिएगा, is called a real valued function if b is a subset of r। तो अगर कोई फंक्शन हमारा a से b डिफाइन हो रहा है, कहां से डिफाइन हो रहा है, a से b, तो जो हमारा सेट b है, if it is a subset of r, if it is a subset of r, then it is called a real valued function। But if both a and b are the subsets of r, अगर a b दोनों ही r के सबसेट है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, it is called a real function। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल, रियल मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन किया एक फंक्शन। तो सुनिएगा ध्यान से, ये फंक्शन क्या है, क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो रियल वैल्यूड मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब सेट बी की। तो सेट बी अगर सबसेट ऑफ आर है तो आर तो सबसेट ऑफ होता ही आर का, भाई कोई भी सेट खुद का सबसेट तो है ही है, इवन ये नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर्स होता, कुछ भी होता यहाँ पे, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो इंटीजर्स हो, है ना, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कुछ भी होता, क्योंकि सेट बी हमारा सबसेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन तो है। क्या ये, ध्यान सुनिएगा, क्या ये रियल फंक्शन है, तो आंसर है इट इज नॉट ए रियल फंक्शन। व्हाई, क्योंकि उसमें दोनों ही आर के सबसेट होने चाहिए और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर का सबसेट नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन सी से आर डिफाइन हुआ दैट मीन्स वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा और रियल फंक्शन नहीं होगा। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, अगर मैं इसी को कर देता फ्रॉम आर टू नेचुरल नंबर, तो आप जानते हैं ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आर के सबसेट है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी आप कह सकते हो और रियल फंक्शन। तो अगर ज्यादा बढ़िया हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रियल फंक्शन। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, इफ ऑर्डर ए बराबर n है एंड ऑर्डर बी बराबर n है, देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी,
देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज, अब आपको नंबर बताना है। अब सुनिए, इसको थोड़ा सा लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप लोग बुक से बस रट लेते हो, रटते हो तो भूल जाते हो, तो कोई चीज रटिए नहीं मैथ्स में। मैथ्स में हर चीज कोशिश कीजिए आप समझिए। तो ये सेट ए सेट बी, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर एम एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर एम एलिमेंट्स। तो मान लेते हैं x1 है, x2 है, ऐसे करते करते इसमें कितने एलिमेंट्स है? xn। ध्यान सुनिएगा, बी में कितने एलिमेंट्स है? देयर आर n एलिमेंट्स। तो हम इसको लिख देते हैं y1 y2, ऐसे करते करते यहाँ पे n एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। अब कितनी मैपिंग पॉसिबल है? अब सुनिए, मान लीजिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ, x1 x2 xm y1 y2 एंड देन yn। अब सुनिए, x1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? हो सकता है x1 y1 के साथ एसोसिएट हो जाए, हो सकता है x1 y2 के साथ हो जाए, हो सकता है x1 y3 के साथ, हो सकता है x1 किसके साथ हो जाए? yn। तो x1 के पास कितने ऑप्शंस हैं एसोसिएट होने के? तो आंसर है देयर आर, देखिए देयर आर n ऑप्शंस, क्योंकि वो इससे भी हो सकता है, वो इससे भी हो सकता है, लेकिन किसी एक ही से होगा एक टाइम पे, दो नहीं जा सकते ना, वही बात हो जाएगी जो मैंने बताया था। तो कहने का मतलब भाई एक कैसे दो पे, मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर दूं, ये x इस पे भी गया है ना, इस पे भी गया, इस पे भी गया, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप खुद ही बताइए जरा, fx1 क्या बोलेंगे आप, है ना? यही तो मैंने आपको बताया कि कई चिल्ड्रन, कई डैडी के, भाई कई डैडी के सेम चिल्ड्रन नहीं हो सकता, अभी मैंने आपको समझाया था। तो आप ये मत सोचने लगेगा कि ये इस पे भी चला जाए, इस पे भी चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं, एक ही पे जाएगा ना, नहीं तो हमारे अगर रूल वायलेट हो जाएगा। भाई अगर ये इस पे भी चला गया, इस पे भी चला गया, तो कई डैडी के सेम चिल्ड्रन, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं होगा, किसी एक पे जाएगा। तो लेकिन हाँ, मैं पॉसिबिलिटी क्या है? तो एक मैप की पॉसिबिलिटी ये है, एक मैप की पॉसिबिलिटी ये, कितने बनेंगे? n, क्योंकि ये y1 से भी हो सकता है y2 से हो जाए, हो सकता है y3 से, हो सकता है yn से। तो देयर आर n ऑप्शंस, किसके लिए? फॉर x1। अच्छा मान लीजिए इसके साथ हो गया, तो x2 के पास कितने ऑप्शन है? n-1। तो आंसर n-1 नहीं, n। वाई? भाई इस पे भी तो जा सकता है, इस पे रूल वायलेट नहीं होगा। क्यों? इस पे जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? भाई एक डैडी के दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक डैडी के दो चिल्ड्रन, या दो चिल्ड्रन के सेम डैडी, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास ये भी है, हो सकता है इसके साथ लिंक कर जाए, हो सकता है इसके साथ एसोसिएट हो जाए। तो दूसरे के पास भी कितने ऑप्शंस हों? देयर आर n ऑप्शंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा होगा, तो उसमें एक रूल है जिसको हम लोग लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो अब x3 के पास भी कितने ऑप्शन? n ऑप्शंस। समझ रहे? अब ऐसे करते 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 डॉट 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 डॉट, मैं लास्ट सेगमेंट पहुंच गया m के पास। उसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे? n। भाई इसके पास भी m ऑप्शन है, n ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इससे भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, इससे किसी से भी, तो इनटू n। तो ये n का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हुआ? तो जितने ऑप्शंस थे हमारे पास ऑप्शंस कितने थे? n तो ऑप्शन थे, लेकिन किसके लिए थे? तो आंसर इनके लिए। ये कितने एलिमेंट है? m। तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? m टाइम्स। फिर से आप समझ लो, बहुत ध्यान से समझिए। इसके पास कितने ऑप्शन है? n। इसके पास भी कितने ऑप्शन है? n। इसके पास भी कितने ऑप्शन है? n। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोग ने पढ़ा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितने टाइम्स होगा? सबके पास तो n है, तो हाउ मेनी टाइम्स? आंसर m टाइम्स, क्योंकि m है ना, यहाँ पे m एलिमेंट्स है, तो m टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर n को m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे? n की पावर m। क्या लिखेंगे? n की पावर m। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है, दिस इज n की पावर m। अब जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, तो आपको याद क्या रखना है? बाद वाले में जितने एलिमेंट्स है, मतलब सेट बी के एलिमेंट्स रेज टू द पावर सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी होंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मान लीजिए हमारा एक सेट है, उसके ए में एलिमेंट्स कितने हैं? 5, और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स 4। अब मैं आपसे बोलूं कि कितने फंक्शंस देयर आर, मतलब हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बस कुछ नहीं कीजिए, सेट ए से सेट बी की बात कर रहा हूं, तो पहले सेट बी के एलिमेंट रेज टू द पावर सेट ए के एलिमेंट्स। अच्छा, अगर इसी को क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं कि हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो आप क्या करोगे? बाद वाला 5 और ये पहले वाला, ये कितना आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब आपने कई ढेर सारे ग्राफ्स आपने 11th क्लास में सीखे होंगे, फॉर एग्जांपल साइनम फंक्शन, है ना, उसके बाद आपने क्यूबिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देयर आर सो मेनी फंक्शंस। तो आपने वो बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं, उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, और उनका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे? क्या सारे कर्व
किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर है नो। जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया, ये मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में एक्चुअली में डिफरेंस है क्या। तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान सुनिएगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। सो ही नहीं कि सारे रिलेशन फंक्शन, लेकिन फंक्शन है तो रिलेशन होगा। तो उसमें कुछ अंतर डिफरेंस है, डिफरेंस है क्या, समझिएगा। डिफरेंस ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ध्यान समझिएगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये एक रिलेशन है, तो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, और रेंज ऑफ आर। तो आप समझिएगा, जो डोमेन ऑफ आर होगा इट शुड बी अ सबसेट ऑफ सेट ए, और जो रेंज होगा इट शुड बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, जिसे हम लोग को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन ऑफ आर। लेकिन अगर ये फंक्शन है, ध्यान समझिएगा, इफ इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो सेट के बराबर होगा। तो आप ये देखिए हमेशा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि ए के बराबर हो, तो यहाँ पे एक डिसिमिलरिटी मिल गई, इसमें सिमिलरिटी नहीं है। ये इसका जो डोमेन होगा इट इज अ सबसेट ऑफ सेट है, बराबर हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, इसका डोमेन, जो डोमेन होगा एफ का, वो हमेशा सेट ए के बराबर होगा। अच्छा, जो रेंज होगा वो सबसेट होता, तो ये इसमें कॉमन हो गया कि रेंज जो होगा इसको, हाँ ठीक है, रेंज ऑफ एफ इट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, इसी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। तो कुछ कॉमन चीजें भी और कुछ डिफरेंस भी, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज हमें यहाँ पे और भी समझनी है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। उसी तरीके से हर कर्व जरूरी नहीं है कि वो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा किसी फंक्शन का। फिर सुनिए मैंने क्या बोला, कर्व अगर फंक्शन है, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ है तो एक कर्व होगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अगर फंक्शन है तो रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन है तो यूनिक फंक्शन होगा। उसी तरीके से अगर किसी फंक्शन के ग्राफ की हम बात करें तो कर्व तो होगा ही, लेकिन हर एक कर्व किसी फंक्शन का ग्राफ है ऐसा कोई भी जरूर नहीं है। हमारे पास क्या, एक टेस्ट है हमारे पास, वो टेस्ट क्या है, इफ उससे आप चेक करके बता सकते हो कि ये जो कर्व है हमारा, जो कर्व है वो फंक्शन है कि नहीं, whether it represents the graph of function or not। तो चलिए चेक करते हैं। इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, तो अगर हम लोग कोई वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एनी वर्टिकल लाइन, कोई वर्टिकल लाइन आप खींचिए, और अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है कर्व को, किस पे कट कर रही है, सिंगल पॉइंट को, ठीक है। अब एनी वर्टिकल लाइन, ध्यान दीजिएगा, एनी मतलब कहीं भी, कोई भी वर्टिकल लाइन, ठीक है, देन द कर्व इन अ प्लेन, जो प्लेन पे आपका कर्व होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन। कहने का मतलब, अब जैसे ये, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइन खींचता हूँ, कोई भी कहीं भी एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, वर्टिकली होगी हॉरिजॉन्टली होगी, ये देखिए मैंने खींची, तो एक कर्व को कहाँ कर रही है, ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। आप एनी भी लिख सकते हो और चाहो तो एवरी भी लिख सकते हो, ठीक है। सारी वर्टिकल लाइन जो भी आप यहाँ पे खींचोगे, ठीक है, तो जितनी भी वर्टिकल लाइन है जो कर्व के अंडर पे होगी, अगर वो हमारे ग्राफ को, हमारे कर्व को सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रही है, सिंगल पॉइंट ओनली, देन उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कर्व को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो F1 क्या है, इट इज फंक्शन, क्योंकि आप कोई भी वर्टिकल लाइन खींचोगे ये एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो F1 इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, या इट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ज्यादा सही लैंग्वेज होगी, इट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं, तो F2 हमारा फंक्शन है कि नहीं, चेक कीजिए, डॉटेड है तो क्या हो गया। अब अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचते हो, ये लीजिए खींचिए, या यहाँ खींचते हो, एवरी वर्टिकल लाइन है ना, सारी वर्टिकल लाइन, अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन कर्व को दो पॉइंट पे कट कर दी तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ही पॉइंट पे कट करेगी, कर्व हमारा ऐसा, ठीक है। तो F2 इज अगेन इज अ फंक्शन, इट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अब F3 पे आते हैं, तो यहाँ जरा खींचिए, ये लीजिए, ये तो एक से ज्यादा पे कट कर दी, देखिए, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा 2 3 4 5 होता है तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, तब वो फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ सो दैट आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाए। जैसे मैं सर्किल लेता हूँ, हमने सबने सर्किल पढ़ा हुआ है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, मान लेते मैंने सर्किल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इसका जब अगर आप कर्व बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये कर्व ऐसा बनेगा, जिसका रेडियस क्या है, ये ए, इसका रेडियस क्या है a,0, और ये क्या होगा, ये होगा आपका -a,0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जरा बताइए रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं फंक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन।
तो आंसर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। व्हाई? अगेन वी अप्लाई द वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे आप खींचोगे यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर देगा। लेकिन अब देखिए मैं इस पर थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ। मैं क्या लगा रहा हूँ? एक रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी मैंने कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, बट एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है जहां पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्चुअली में ग्राफ ये बनाना है, लेकिन इसका कौन सा पार्ट लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ग्राफ होगा, क्योंकि हमें केवल इतना पार्ट लेना है ना, ये वाला पार्ट, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब जरा बताइए फंक्शन है कि नहीं? देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल ये भी, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये भी है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हमने पूरा कर्व लिया। हमने क्या किया? पूरा कर्व ले लिया। अब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे इट इज अ फंक्शन। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन खींच के देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फंक्शन, जबकि ये फंक्शन नहीं था। ठीक, इस तरह आप और भी मैनिपुलेट करके इसको पूछ सकते हो। जैसे आपको कभी कोई दे देगा थीटा दे देगा और बोल देगा कि 0 डिग्री से 180 डिग्री लिया हमने, तब ये जो बनेगा ये किसका कर्व बन जाएगा? ये सेमी सर्किल बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री क्या होगा? ये इतना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ फंक्शन। तो आपको बस चेक क्या करना है, आप वर्टिकल लाइन खींचिए, अगर एक पॉइंट पे कर्व को कट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। बट if it cuts more than one point, if it cuts more than one point, that doesn't represent the graph of a function। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको फंक्शन को डिटेल में समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, जहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.